हेलो एवरीवन। तो इस वीडियो में हम हिमरेखा और हिमनद कवर करेंगे। इसके पहले एक वीडियो और हुआ है ज्योग्राफी का ही, और ये वन लाइनर का ये दूसरा वीडियो हो। तो आप पहला वीडियो अगर आपने नहीं देखा है तो उसको देख लीजिए, उसको रिवीजन कर लीजिए। क्योंकि देखिए, एक तो होता है आपका घटना चक्र, जो मेन बुक होती है उसमें बहुत सारे पेजेस होते हैं, 400, 500, 600 तक पेजेस होते हैं उसमें, ठीक है। तो वो बहुत मोटी हो जा रही है ना, बहुत ज़्यादा हमें पेजेस कवर करने पड़ेंगे। और ये आपका वन लाइनर है, तो इसको मैंने एग्जाम टाइम में इसलिए इसको कवर किया है कि एग्जाम में एक रिवीजन के लिए बहुत अच्छा हो जाता है, एक ही जगह सारी चीज़ें आपको मिल जाती हैं और आप बहुत कम समय में अपना रिवीजन कर सकते हैं, ठीक है। तो पहले आपने अगर उसको नहीं चेक किया है उसको देख लीजिए एक बार, उसको रिवीजन कर लीजिए। उसके बाद फिर जो है ये एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, फैक्ट्स के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और आप जानते हैं कि जो आपका स्टेट पीसीएस का जो एग्ज़ाम होने वाला है उसमें फैक्ट्स की अधिकता ज़्यादा होती है, ठीक है ना। कुछ क्वेश्चंस हैं जो आपके जो है एनालिटिकल बेस्ड क्वेश्चन आते हैं। अगर आपको ये फैक्ट्स के ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं, ठीक है, एनालिटिकल क्वेश्चन आते हैं, तो वो जो है अगर आपने अच्छी समझ जो है डेवलप की होगी तो वो चीज़ें आप कर पाएंगे यहाँ पे। फिलहाल हम देखते हैं, देखिए हिमरेखा एवं हिमनद, ठीक है। इसके पहले में हमने जो है चोटियाँ और दर्रे है ना, पासे, ये सारी चीज़ें हमने कवर की थी। अब हम देखेंगे हिमरेखा और हिमनद, ठीक है। हिमालय में हिमनद रेखा है। हिमनद रेखा पहले क्या होती है, स्नो लाइन जो होती है जहाँ से हमें स्नो दिखनी शुरू हो जाती है। आप स्टार्टिंग में हिमालय पे जाएंगे, आप उत्तराखंड चले जाइए, आप हिमाचल प्रदेश चले जाइए, तो आपको जाते ही स्नो नहीं दिखेगी। एक लेवल पे जाएंगे तो वहाँ से स्नो दिखनी शुरू हो जाएगी, उसी को हम कहते हैं स्नो लाइन। तो हिमालय में जो स्नो लाइन है वो 4300 यानी कि 4300 मीटर से लेके 6000 मीटर के बीच में पूर्व में होती है। तो 4300 मीटर आप जाएंगे ऊपर तो आपको हिमरेखा मिलनी शुरू हो जाएगी, और 6000 मीटर के बीच में ही हिमरेखा होती है। सबसे बड़े हिमनद की बात करें तो सियाचिन है। सियाचिन ग्लेशियर सबसे बड़ा है। चौराबाड़ी ग्लेशियर कहाँ पे है? चौराबाड़ी ग्लेशियर जो है आपका केदारनाथ मंदिर के उत्तर में है, ठीक है। कहाँ पे? केदारनाथ मंदिर के उत्तर में है। हिमालय के हिमनद के पिघलने की गति जो है सबसे तेज है। उत्तराखंड में कुमायूं प्रक्षेत्र में अवस्थित हिमनद है, उसका नाम है मिलाम हिमनद, ठीक है। तो एग्जाम में आ गया मिलाम हिमनद कहाँ पे, तो उत्तराखंड के कुमायूं प्रक्षेत्र में है, ठीक है। उत्तराखंड के कुमायूं प्रक्षेत्र में है। पठार की बात करेंगे, देखिए भारत में दक्कन के पठार पर बैसाल्ट निर्मित लावा, दक्कन के पठार पर बैसाल्ट निर्मित लावा शैलों का निर्माण हुआ है। तो ये किस युग में हुआ है? तो ये क्रिटेशियस युग में हुआ है। तो भारत के दक्कन के पठार पर जो बैसाल्ट निर्मित लावा शैल का निर्माण हुआ है वो कब हुआ है? वो क्रिटेशियस युग में हुआ है। मेघालय का पठार की प्रायद्वीप खंड का है ये। मेघालय का पठार क्या है? ये प्रायद्वीप खंड का है। एक्चुअली ये जो है पेनिनसुलर का एक्सटेंडेड पार्ट है, ठीक है ना। प्रायद्वीप जो मेघालय का पठार है वो प्रायद्वीपी खंड का पठार है, ठीक है। नेक्स्ट हमारा है भारत के अतिरिक्त प्रायद्वीपीय पर्वत निर्मित हुए हैं। तो कहाँ पे? भारत के अतिरिक्त प्रायद्वीपीय पर्वत निर्मित हुए हैं, तो ये जो है पैलियोजोइक महाकल्प में, ठीक है। भारत के अतिरिक्त प्रायद्वीपीय जो पर्वत जो निर्मित हुए हैं वो पैलियोजोइक एपोक में हुए हैं, पैलियोजोइक महाकल्प में हुए हैं, ठीक है। छोटा नागपुर पठार का सर्वाधिक घना बसा जिला धनबाद है। अगर छोटा नागपुर पठार में जाए तो सबसे ज्यादा डेंसिटी जो है जिले की है वो धनबाद है, ठीक है। खनन उद्योग का विकास और औद्योगिकरण के कारण जो है ये क्यों है सर्वाधिक जो है घना? तो घना वहीं पे होता है जहाँ पे सारी फैसिलिटीज अवेलेबल होती हैं, लोग वहाँ पे सर्वाइव कर पाते हैं। जैसे दिल्ली है आपका, ऐसे ही धनबाद है जो औद्योगिक रूप से विकसित है, खनन वहाँ पे होता है, तो इसलिए लोग को एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज भी मिल जाती हैं, ठीक है। छोटा नागपुर पठार क्या है? वो एक अग्र गंभीर है। क्या है? अग्र गंभीर है, ठीक है। छोटा नागपुर पठार क्या है? वो एक अग्र गंभीर है। अभी आप समझिए, फिर उसके बाद हम जब पूरा जो है सब्जेक्ट जब लेके चलेंगे तो सब्जेक्ट में सारी चीजें कवर की जाएंगी विथ मैप्स, ठीक है। अब देखिए मानचित्र यहाँ पे दिया हुआ है सॉरी ठीक है। तो ये आपका ABCD है, इसमें जो है हमें इंगित करना है कि कौन सी चीजें क्या है। तो देखिए एक जो है ए आपका, ये देखिए यहाँ पे नर्मदा, ये रिफ्ट वैली है, ठीक है ना। तो यहाँ पे ए रिफ्ट घाटी क्षेत्र है। बी आपका जो है वो है छत्तीसगढ़ का मैदान, ठीक है। सी आपका है छोटा नागपुर पठार, और जो है आपका डी जो है वो है वर्षा छाया क्षेत्र, ठीक है। वर्षा छाया क्षेत्र, ठीक है, जिसको कहते हैं रेन शैडो एरिया, ठीक है। अब देखिए मालवा का पठार, छोटा नागपुर का पठार, दक्कन का पठार तथा प्रायद्वीप का पठार में से अरावली एवं विंध्य पर्वतों के मध्य स्थित है। तो अरावली और विंध्य के मध्य कौन है? मालवा का पठार बता रहे हैं ऑप्शन में, छोटा नागपुर का पठार, तो छोटा नागपुर तो ऐसे ही हटा दीजिए। डेक्कन का पठार वो भी हटा दीजिए आप, ठीक है। तथा प्रायद्वीप का पठार में से कौन है? तो मालवा का पठार जो है अरावली और विंध्य के बीच में है, ठीक है। मालवा का पठार जो है अरावली और विंध्य के बीच में है।
मैं कोशिश करूँगी कि एटलीस्ट 10-12 मैं आपको मैप्स दे दूँगी, है ना, जिसमें धातु होंगी, ये पठार हैं, ये पीक्स हैं, ये मैं मैप आपको जो है प्रोवाइड करा दूँगी। एक बार आप मैप देख लेंगे तो आप एग्जाम में बिल्कुल आपके पास माइंड में वो चीज़ें रहेंगी, आप वहाँ पे लोकेट कर देंगे। तो इसके बाद मैं कोशिश करूँगी कि मैप प्रोवाइड कर दूँ ज्योग्राफी के लिए पर्टिकुलरली, ठीक है। दंडकारण्य क्षेत्र अवस्थित कहाँ पे है, तो दंडकारण्य जो है छत्तीसगढ़ और उड़ीसा में है, ठीक है, छत्तीसगढ़ और उड़ीसा में दंडकारण्य। दंडकारण्य भारत में स्थित कहाँ पे, मध्यवर्ती क्षेत्र में है दंडकारण्य, ठीक है। भुवन पहाड़ी, गारो पहाड़ी, खासी पहाड़ी और जयंतिया पहाड़ी में से मेघालय का अंश नहीं है। तो भुवन पहाड़ियाँ नहीं है, गारो, खासी, जयंतिया आपने सुना होगा नाम, ये सब जो है किसके पे, ये जो आपकी जनजातियां हैं उन्हीं पे जो है ये क्या कहते हैं, उन्हीं के नाम पे ये बेस्ड है। और जनजातियों की, चलिए ठीक है, इसको हम फिर कभी बात करेंगे। टेलीग्राफिक पठार हिस्सा है किसका, तो टेलीग्राफिक जो पठार है वो जो है उत्तरी अटलांटिक कटक का हिस्सा है, ठीक है। टेलीग्राफिक पठार किसका हिस्सा है, तो ये उत्तरी अटलांटिक कटक का हिस्सा है, ठीक है। टेलीग्राफिक पठार उत्तरी अटलांटिक कटक का हिस्सा है, ठीक है। नेक्स्ट हमारा है तटीय भाग, ठीक है, तटीय भाग को हम देखेंगे, ठीक है। चलिए देखिए, भारत का तटीय रेखा, भारत की तट रेखा, भारत का जो औसत समुद्र तल नापा जाता है चेन्नई के तट से। तो भारत का जो औसत समुद्र तल है वो कहाँ से नापा जाता है, ये चेन्नई के तट से नापा जाता है, ठीक है। भारत के प्रादेशिक जल क्षेत्र का विस्तार कितना है, तो ये देखिए, प्रादेशिक अगर जल क्षेत्र की बात करते हैं तो ये 12 नॉटिकल माइल, 12 समुद्री मील तक है। भारत का प्रादेशिक जो जल क्षेत्र है ये आपका 12 नॉटिकल माइल है, ठीक है। तट रेखा की कुल लंबाई कितनी है, अगर तट रेखा की कुल लंबाई देखें तो ये 7516.6 किलोमीटर है। कितनी है, 7516.6 किलोमीटर है। भारत में सबसे अधिक लंबी समुद्री तट है किसकी, गुजरात राज्य का। भारत के तट रेखा से लगे लगे राज्य कितने हैं, तो तट रेखा से 9 राज्य लगे हैं। कौन कौन से लगे आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। भारत के तट रेखा से कितने हैं, 9 राज्य लगे हुए हैं। प्राचीन भारतीय ऐतिहासिक भूगोल में रत्नाकर नाम सूचक था किसका, तो रत्नाकर जो नाम था वो हिंद महासागर का सूचक था, किसका, इंडियन ओशन, हिंद महासागर का सूचक था रत्नाकर। अब वेस्टर्न घाट की बात करेंगे। भारतवर्ष में पश्चिमी तटीय शहरों कन्नूर, नागरकोइल, जंजीरा एवं सिंधुदुर्ग का उत्तर से दक्षिण क्रम है क्या। देखिए फिर से देख लीजिए, भारतवर्ष में पश्चिमी तटीय शहर कौन कौन से हैं, कन्नूर है, नागरकोइल है, जंजीरा है और सिंधुदुर्ग है। उसका उत्तर से पश्चिम, उत्तर से दक्षिण, ठीक है, उत्तर से दक्षिण सही क्रम बताना है। तो देखिए, जंजीरा है पहले उत्तर में सबसे, फिर सिंधुदुर्ग है, फिर कन्नूर है और फिर नागरकोइल है, ठीक है। तो जंजीरा सबसे पहले है, फिर सिंधुदुर्ग है, ठीक है, उसके बाद है कन्नूर और उसके बाद है दक्षिण नागरकोइल, ठीक है। अब एक स्टेटमेंट है, आपको यत तत्र कुछ अनोखे, हाँ, डेनमार्क वासी मिल जाएंगे, है ना, डेनमार्किन्स मिल जाएंगे, परंतु उसका कारण यह है कि डेनमार्क की जो है चौकी हुआ करती थी। यह अनूठा नगर, उसका दुर्ग और सुंदर गिरजाघर, नया जेरूशलम, सूनी सड़कें और उजाड़ तटाग्र सब मिलाकर अद्भुत रत्न बन जाते हैं। इस उक्ति में वर्णित स्थान कौन सा है, तो ये है तमिलनाडु तट पर जो है, ये जो तमिलनाडु का स्थान है, जो तट पर जो एरिया है वो जो है ये इसको वर्णित करेगा, ठीक है। आप देखिए दिए गए मानचित्र पर ध्यान दीजिए। देखिए ये मानचित्र है, इस पे हमें जो है फोकस करना है। तो भारत के तटीय क्षेत्र का ये जो है भाग जो है द्योतित करते हैं, मतलब क्या चीज जो है आपको शो करते हैं। तो ये जो है अंतर्जलीय उच्चावच रेखा है, ठीक है, अंतर्जलीय उच्चावच रेखा है, ठीक है। अंतर्जलीय उच्चावच रेखा ये हम जो है डिटेल में डिस्कस करेंगे। अभी आप देख लीजिए, अंतर्जलीय उच्चावच रेखा है। जंजीरा, उडुपी, ओरोविले, तूतीकोरिन शहरों में से भारत के पश्चिमी तट पर अवस्थित शहर है, ठीक है। जंजीरा, उडुपी, ओरोविले, ठीक है, तूतीकोरिन। तो इसमें पश्चिमी पे कौन सा है, तो देखिए जंजीरा और उडुपी जो है भारत के पश्चिमी तट पर है। जंजीरा और उडुपी भारत के पश्चिमी तट पर हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन सूची 1 है और सूची 2 है, हमें क्या करना है, हमें मिलाना है, ठीक है। तो देखिए दीघा कहाँ पे, पश्चिम बंगाल में है। गोपालपुर उड़ीसा में है, ध्यान रखिएगा, दीघा पश्चिम बंगाल, दीघा कहाँ पे, पश्चिम बंगाल में है। गोपालपुर कहाँ पे है, उड़ीसा में है, ठीक है। फिर आपका है कालांगुट, ठीक है, कालांगुट कहाँ पे है, गोवा में है। और मरीन कहाँ पे है, तमिलनाडु में, ठीक है, मरीन कहाँ पे है, तमिलनाडु में। फिर से देखेंगे,
ठीक है। दीघा कहाँ पे है? पश्चिम बंगाल में। दीघा आपको सबको पता होगा पश्चिम बंगाल में। गोपालपुर आप जो है पश्चिम बंगाल ना लगाइएगा, उड़ीसा में है गोपालपुर। कालांगुट कहाँ पे है? कालांगुट जो है वो गोवा में है। और मरीना जो है आपका तमिलनाडु में, ये भी सबको पता है। ठीक है। अब नेक्स्ट हमारा है तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश का तट का नाम क्या है? कोरोमंडल। ठीक है, तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश का कोरोमंडल है। ठीक है, याद रखिएगा तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश का तट जो है वो कोरोमंडल है। भारत के तटों में कृष्णा डेल्टा एवं केप कैमोरिन के मध्य स्थित है। भारत के तटों में जो कृष्णा डेल्टा है, भारत के तटों में कृष्णा डेल्टा और केप कैमोरिन मध्य किसके मध्य है? ये कोरोमंडल तट के मध्य है। किसके? कोरोमंडल तट के मध्य है। ठीक है, भारत के तटों में कृष्णा डेल्टा और केप कैमोरिन जो है वो कोरोमंडल के तट पर है। ठीक है। नेक्स्ट हमारा है केप कैमोरिन के नाम से जाना जाता है कन्याकुमारी। ठीक है, केप कैमोरिन के नाम से जाना जाता है कन्याकुमारी। ठीक है, कन्याकुमारी को केप कैमोरिन को कन्याकुमारी के नाम से जाना जाता है। ठीक है। अब नेक्स्ट हमारा है द्वीप समूह। ठीक है, द्वीप समूह आइलैंड्स देखेंगे। बंगाल की खाड़ी के द्वीप समूह कौन कौन से हैं? अंडमान और निकोबार द्वीप समूह का सर्वोच्च शिखर कौन सा है? जो सर्वोच्च शिखर है वो है आपका पल्याड़ शिखर। कौन सा है? पल्याड़ शिखर, जिसको हम बोलते हैं सैडल पीक। तो सैडल पीक तो आप सभी लोग को पता है, लेकिन पल्याड़ शिखर नहीं पता होता है, और एग्जाम में अगर पल्याड़ शिखर दे दिया तो फिर आप कंफ्यूज हो जाएंगे। इसलिए आपको अंडमान निकोबार का जो सर्वोच्च शिखर है उसको कहते हैं पल्याड़ शिखर। ठीक है, पल्याड़ शिखर या सैडल पीक। ये कहाँ पे है? ये नॉर्दर्न अंडमान में, उत्तरी अंडमान में है। ठीक है, उत्तरी अंडमान में है। अंडमान व निकोबार द्वीप समूह स्थित है कहाँ पे? बंगाल की खाड़ी में। अंडमान निकोबार द्वीप समूह में कितने जो है द्वीप हैं? वो द्वीपों की संख्या है 222। ठीक है, 222 है। 10 डिग्री चैनल पृथक करता है अंडमान को निकोबार से। ठीक है, इसको अंडमान को निकोबार से 10 अंश जल मार्ग द्वारा आपस में पृथक किया जाता है। 10 डिग्री जल मार्ग जो है किसको पृथक करता है? अंडमान और निकोबार को। ठीक है, बैरन द्वीप अवस्थित कहाँ है? बंगाल की खाड़ी में। बैरन द्वीप कहाँ पे है? बंगाली खाड़ी में। भारत के पश्चिमी तटीय मैदान के उत्तरी भाग को जिस अन्य नाम से जाना जाता है वो क्या है? वो कोंकण है। ठीक है, भारत के उत्तरी पश्चिमी मैदान, भारत के उत्तरी पश्चिमी नॉर्थ वेस्टर्न मैदान को के उत्तरी भाग को जिस नाम से जानते हैं उनको कहते हैं कोंकण। ठीक है, कोंकण कहते हैं। भारत का वह द्वीप जिसका उद्गम ज्वालामुखी है। ठीक है, भारत का वह द्वीप जिसका उद्गम जो है वो ज्वालामुखी है वो है बैरन द्वीप। ठीक है, बैरन द्वीप है। भारत का वह द्वीप जिसका उद्गम ज्वालामुखी है वो बैरन द्वीप है। बैरन द्वीप कहाँ पे है? ये बंगाल की खाड़ी में है। श्रीहरिकोटा अवस्थित है कहाँ पे? पुलिकट झील के समीप। ठीक है, श्रीहरिकोटा कहाँ पे है? पुलिकट झील के समीप है। ठीक है, पुलिकट झील के समीप है श्रीहरिकोटा। राम सेतु को एडम्स ब्रिज भी कहते हैं। ये जो है शुरू होता है कहाँ से? धनुषकोडी से शुरू होता है। तो राम सेतु जो एडम्स ब्रिज है वो धनुषकोडी से शुरू होता है। बैरन द्वीप ज्वालामुखी एक सक्रिय ज्वालामुखी है जो भारतीय राज्य क्षेत्र में स्थित है। ठीक है, तो आप तो जानते हैं बैरन द्वीप बंगाल की खाड़ी में है, ये सक्रिय ज्वालामुखी है। ठीक है, अरब सागर के द्वीप समूह देखेंगे। लक्षद्वीप स्थित है अरब सागर में। भारत का प्रवाल द्वीप लक्षद्वीप है। लक्षद्वीप टापू अवस्थित कहाँ पे है? साउथ वेस्ट भारत में, साउथ वेस्टर्न इंडिया में। ठीक है, टापू द्वीप। द्वीपों का समूह लक्षद्वीप का है, प्रवाल उत्पत्ति का है। ये लक्षद्वीप में 36 द्वीप हैं, लेकिन अंडमान निकोबार में 222 थे। लक्षद्वीप में कितने? 36 हैं। अब नेक्स्ट हमारा इंपॉर्टेंट है भटकल अरनाला। ठीक है, भटकल अरनाला मिनिकॉय हैनरी द्वीप। ठीक है, कौन कौन सा? भटकल अरनाला मिनिकॉय और हैनरी द्वीप में से भारतीय तटरेखा के सुदूरवर्ती द्वीप के दक्षिणी में आता है। तो देखिए सुदूरवर्ती द्वीपों में सबसे दक्षिणी में मिनिकॉय आता है। ठीक है, कौन सा? मिनिकॉय। ठीक है, मिनिकॉय। तो भटकल अरनाला मिनिकॉय एवं हैनरी में सबसे जो है सुदूरवर्ती द्वीप जो है वो कौन सा? सबसे सुदूरवर्ती जो द्वीप है वो आपका है मिनिकॉय। भारत और श्रीलंका के मध्य स्थापित जो स्थित द्वीप है वो क्या है? रामेश्वर। भारत और श्रीलंका के मध्य जो स्थित द्वीप है उसको कहते हैं रामेश्वर। एक द्वीप पर निर्मित भारत का बड़ा नगर। ठीक है, एक द्वीप पर निर्मित भारत का बड़ा नगर जो है वो मुंबई है। भारत का सर्वाधिक आबादी वाला द्वीप कौन सा है? सॉल्सेट। ठीक है, सॉल्सेट। तो भारत का सबसे बड़ा पूछ लेगा। ठीक है, सबसे जो है एक द्वीप पर सबसे बड़ा नगर जो है कौन सा है? तो सबसे बड़ा नगर है मुंबई। सबसे ज्यादा आबादी वाला द्वीप पूछ लेगा तो आपको बताना है सॉल्सेट। ठीक है, सॉल्सेट है। अब हमें देखना है द्वीप और अवस्थिति। तो वेयंत, ठीक है, वेयंत शयोधर। ठीक है, वेयंत शयोधर द्वीप कहाँ है? वो कच्छ की खाड़ी में है। तो वेयंत शयोधर जो द्वीप है वो कहाँ पे है? कच्छ की खाड़ी में है। ठीक है, वेयंत शयोधर द्वीप कच्छ की खाड़ी में है।
पिरम द्वीप जो है खंभात की खाड़ी में है, द्वारका जो है अरब सागर तट पे है, और दीव जो है काठियावाड़ तट पे है। फिर से देख लीजिए, वेयन शयोधर जो द्वीप है वो कच्छ की खाड़ी में है, वेयंत शयोधर द्वीप जो है कच्छ की खाड़ी में है, पिरम जो है वो खंभात की खाड़ी में है, द्वारका जो है वो अरब सागर की खाड़ी में है, और दीव जो है वो काठियावाड़ में है। ठीक है, तो वेयन शयोधर कच्छ की खाड़ी, दीव जो है काठियावाड़ तट, और पिरम जो है आपका खंभात की खाड़ी। ठीक है, पिरम कहाँ पे है? खंभात की खाड़ी, और द्वारका जो है अरब सागर तट। याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है ये। कोरी क्रीक जो है कहाँ पे है? कोरी क्रीक जो है आपका कच्छ के रण में है। ठीक है, कोरी क्रीक कहाँ पे है? कच्छ के रण में है। ठीक है, कोरी क्रीक कहाँ पे है? कच्छ के रण में। सर क्रीक विवाद भारत और पाकिस्तान के मध्य है। ठीक है, सर क्रीक विवाद भारत पाकिस्तान आप लोग जानते हैं। भारत के राज्य और केंद्र शासित प्रदेश को देखेंगे। ठीक है, तो देखते हैं लातूर कहाँ पे है? लातूर जिला जो है महाराष्ट्र में है। विदर्भ एक प्रादेशिक नाम है भारत में, और यह अंग है किसका? महाराष्ट्र का। ठीक है, विदर्भ क्या है? एक प्रादेशिक नाम है। विदर्भ एक प्रादेशिक नाम है, और ये जो है महाराष्ट्र का अंग है। ठीक है, विदर्भ क्या है? एक प्रादेशिक नाम है, और एक महाराष्ट्र का ये अंग है। पाट अंचल, ठीक है, पाट अंचल या पाट रीजन अवस्थित है। ये कहाँ पे है? झारखंड में है। तो पाट रीजन कहाँ पे अवस्थित है? ये आपका झारखंड में है। ठीक है, झुमरी तलैया रेडियो पर गीतों की फरमाइश के लिए प्रसिद्ध है। ये कहाँ पे है? झारखंड में है। भारत का कोहिनूर किसे कहा जाता है? तो ये आंध्र प्रदेश को कहा जाता है। भारत का कोहिनूर आंध्र प्रदेश को। ठीक है, मणिपुर का अधिकांश धरातल वो क्या है? पर्वतीय है। ठीक है, मणिपुर का अधिकांश धरातल पर्वतीय है। मणिपुर के कुछ लोग लटकी हुई गाद या सिल्ट के बधे वीट्स या अपतृण और सड़ती वनस्पति पे तैरते हुए फ्लोटिंग आइलैंड्स पर बने हुए मकानों में रहते हैं। इन द्वीपों को कहते हैं क्या? इसको कहते हैं फुमड़ी। ठीक है ना, फुमड़ी कहते हैं। आप उसको अगर जो है गूगल करिएगा तो आपको फुमड़ी का पिक्चर दिख जाएगा। ठीक है, ये जो है सड़ती हुई वनस्पति है, और उसी में द्वीप बने हुए, उसी पे वो लोग रहते हैं। इसको फुमड़ी बोला जाता है। ये कहाँ पे? मणिपुर में है। ठीक है, भारत में सिलिकॉन स्टेट के नाम से कर्नाटक को जानते हैं। भारत में सिलिकॉन वैली जो है, अगर सिलिकॉन स्टेट की बात करता है तो कर्नाटक हो जाएगा। ठीक है, सिलिकॉन स्टेट की बात करेगा तो कर्नाटक है। सिलिकॉन वैली जो है, भारत में सिलिकॉन वैली कहाँ पे है? तो ये बोलेंगे बेंगलुरु में है। ठीक है, अब हमें क्या करना है? सुमेलित करना है। औरंगाबाद महाराष्ट्र, पालनपुर गुजरात, हुबली कर्नाटक, और हुबली में कंफ्यूज है। हुगली अलग है, हुबली जो है वो कर्नाटक में है। गुंटूर आंध्र प्रदेश में, आप सभी लोग को पता है। पालनपुर देख लीजिए, वो गुजरात में है। ये थोड़ा सा अनकॉमन सा है। तो पालनपुर जो है गुजरात में है, औरंगाबाद महाराष्ट्र में है, आपको पता है। अब देखिए छत्तीसगढ़ क्या है? छत्तीसगढ़ मैदान। झारखंड में छोटा नागपुर प्लेटू है। छत्तीसगढ़ में छत्तीसगढ़ का मैदान है। झारखंड में क्या है? झारखंड में छोटा नागपुर का प्लेटू है। महाराष्ट्र में क्या है? विष्ट छाया प्रदेश, और कर्नाटक में क्या है? मलनड। क्या है? मालनड। ठीक है, मालनड। नेक्स्ट हमारा है अंबाला, खुर्जा, करनाल, रोहतक में से भारतीय राष्ट्रीय राजधानी प्रदेश में अवस्थित है। तो कौन कौन सा है? खुर्जा, करनाल और रोहतक। खुर्जा, अंबाला नहीं है, खुर्जा है, करनाल है और रोहतक है। ये जो है हमारे जो आपका राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, ठीक है ना, नेशनल कैपिटल रीजन में है। दिल्ली के अतिरिक्त राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में सम्मिलित कौन कौन है? हरियाणा है, ठीक है, यूपी है, राजस्थान है। ठीक है, तो इसके जो है भाग जो उसके कुछ उप क्षेत्र हैं जो राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में स्थित है, में सम्मिलित है। मध्य प्रदेश की सीमा लगती है किससे? 5 राज्यों से लगती है। मध्य प्रदेश की सीमा जो है 5 राज्यों से लगती है। और किससे किससे लगती है? गुजरात से, राजस्थान से, उत्तर प्रदेश से, छत्तीसगढ़ से और महाराष्ट्र से। बिल्कुल ध्यान से समझिएगा, 5 राज्यों से लगती है। किससे? गुजरात से लगती है, ठीक है, राजस्थान से लगती है, उत्तर प्रदेश से लगती है, छत्तीसगढ़ से लगती है, उसी से अलग हुआ है, और महाराष्ट्र से भी लगती है। ठीक है, तो 5 राज्यों से लगती है। अब देखिए आपको ध्यान देना है कि यूपी से जो है एमपी के कितने जिले लगते हैं, है ना। उत्तर प्रदेश से कितने जिले एमपी से लगते हैं? तो देखिए 11 मैक्सिमम जिले जो लगते हैं वो 11 जिले लगते हैं यूपी से। इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। क्षेत्रफल के क्रम में भारत के 4 बड़े राज्य कौन से हैं? क्षेत्रफल के अगर हम क्रम में देखें तो भारत के 4 बड़े राज्य, राजस्थान है, मध्य प्रदेश है, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश है। कौन कौन सा है? राजस्थान है, ठीक है, राजस्थान है, मध्य प्रदेश है, महाराष्ट्र और उत्तर प्रदेश है। ठीक है, क्षेत्रफल के दृष्टि से 4 बड़े जो है राज्य हैं ये। तो उत्तर प्रदेश का नंबर जो है वो चौथा आता है। ठीक है, बड़े राज्यों में उत्तर प्रदेश का नंबर चौथा था। सबसे बड़ा कौन सा है? वो आपका राजस्थान है, दूसरे नंबर पे एमपी है, तीसरे नंबर पे महाराष्ट्र है। ठीक है, तो ये हो गया हमारा। अब नेक्स्ट देखते हैं, भारत के समस्त राज्यों में क्षेत्रानुसार उत्तर प्रदेश का स्थान क्या है? भारत के समस्त राज्यों में क्षेत्रानुसार अगर हम देखें तो यूपी का स्थान क्या है? तो यूपी का स्थान है चौथा। कौन सा स्थान है? चौथा। ठीक है, सबसे ज्यादा बड़ा कौन है? सबसे बड़ा आपका है राजस्थान,
फिर है मध्य प्रदेश, फिर है महाराष्ट्र और देन यूपी। ठीक है, यूपी 4th पे है। भारत के राज्यों हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, छत्तीसगढ़ और झारखंड का उनके क्षेत्रफल के अवरोही क्रम में सही क्रम क्या है? ठीक है, तो सब जो है अभी इनके क्षेत्रफल की बात कर रहे हैं, तो देखिए सबसे जितने जिले दिए हुए हैं उसमें जो है सबसे बड़ा जो है आपका छत्तीसगढ़ हो जाएगा, फिर झारखंड होगा, फिर हिमाचल प्रदेश होगा और फिर उत्तराखंड होगा। ठीक है, तो उत्तराखंड सबसे सबसे छोटा होगा। ठीक है, उत्तराखंड सबसे छोटा होगा, आपका सबसे बड़ा छत्तीसगढ़ हो जाएगा, फिर झारखंड, फिर हिमाचल प्रदेश, फिर उत्तराखंड। अब नेक्स्ट हमारा है कर्नाटक, राजस्थान, तमिलनाडु और महाराष्ट्र में उनके भौगोलिक क्षेत्र के अनुसार घटता क्रम। तो आपको पता है कि राजस्थान सबसे बड़ा होगा। ठीक है, उसके बाद फिर एमपी नहीं है तो महाराष्ट्र हो जाएगा। ठीक है, महाराष्ट्र के बाद कर्नाटका और फिर तमिलनाडु। ठीक है, तो राजस्थान, महाराष्ट्र और कर्नाटका और तमिलनाडु। उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान, उत्तराखंड राज्यों का क्षेत्रफल का सबसे छोटा, तो आपको पता है सबसे छोटा उत्तराखंड है। अगर आपको जो है बड़े से छोटे में लगाने के लिए दिया जाए तो सबसे बड़ा आपको पता है कौन सा है? राजस्थान है। ठीक है, राजस्थान है। उसके बाद जो है क्या है? राजस्थान के बाद फिर एमपी है और एमपी के बाद फिर यूपी है और यूपी के बाद उत्तराखंड। भारत का लगभग 30% जो क्षेत्र है वो 3 राज्यों में है। ठीक है, तो कौन कौन से राज्य हैं वो 30% क्षेत्र? राजस्थान, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र। राजस्थान, एमपी एंड महाराष्ट्र। ठीक है, नेक्स्ट हमारा है भारत में जनसंख्या के अनुसार तीसरा व क्षेत्रफल में 12वां राज्य। ठीक है, अगर जनसंख्या में हम देखें तो तीसरा है और क्षेत्रफल में 12वां है। ठीक है, जनसंख्या में तीसरा है और क्षेत्रफल में 12वां है। हमारा यूपी जो है जनसंख्या में पहला है और क्षेत्रफल में चौथा है। ठीक है, बिहार क्या है? जनसंख्या में क्या है? जनसंख्या में तीसरा और क्षेत्रफल में 12वां है बिहार। ठीक है, उत्तर प्रदेश के सीमावर्ती राज्य कौन कौन से हैं? तो देखिए उत्तर प्रदेश के जो है सीमावर्ती राज्य आपके हैं 8 हैं। 8 राज्य हैं, एक आपका यूटी है और एक जो है कंट्री है। 8 राज्य कौन से? हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड। ठीक है, फिर जो है अगर आप जो है कंट्री को भी इंक्लूड करें तो हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, नॉर्थ। अब हम जो है क्लॉकवाइज घूम रहे हैं। ठीक है, नॉर्थ से आप जाइए, हिमाचल प्रदेश, फिर उत्तराखंड, उसके बाद फिर नेपाल, फिर बिहार, फिर झारखंड, फिर छत्तीसगढ़, फिर एमपी और फिर राजस्थान। ठीक है, राजस्थान और उसके बाद फिर हरियाणा। ठीक है, तो हिमाचल प्रदेश, हरियाणा, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, बिहार, उत्तराखंड तथा केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली। ठीक है, असम घिरा हुआ कितने राज्यों से? तो असम जो है 7 राज्यों से घिरा हुआ है। असम जो है 7 राज्यों से घिरा हुआ है, 7 स्टेट से घिरा हुआ असम। महाराष्ट्र, बिहार, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश में से छत्तीसगढ़ की सीमा उभयनिष्ठ नहीं है। जो छत्तीसगढ़ की सीमा है किसके साथ उभयनिष्ठ नहीं है? तो ये बिहार के साथ उभयनिष्ठ नहीं है। तो महाराष्ट्र, बिहार, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश से छत्तीसगढ़ की सीमा किसके साथ उभयनिष्ठ नहीं है? तो बिहार के साथ उभयनिष्ठ नहीं है। ठीक है, ये जो है महाराष्ट्र के साथ है, ये उड़ीसा के साथ है, ये आंध्र प्रदेश के साथ है। ठीक है, लेकिन बिहार के साथ नहीं है। दिल्ली, जोधपुर, नागपुर, बेंगलुरु में से माध्य समुद्र तल से ऊंचाई अधिकतम किसकी है? तो बेंगलुरु की जो है ऊंचाई अगर हम देखें जो है समुद्र तल से, तो सबसे ज्यादा बेंगलुरु की है। ठीक है, सबसे ज्यादा ऊंचाई जो है किसकी है? बेंगलुरु की है। ठीक है, ये हो गया। अब नेक्स्ट है, हाँ देखिए नेक्स्ट का हमारा है राजस्थान के मरु क्षेत्र के लिए सही कथन देखते हैं हम। यह विश्व का सबसे घना बसा मरुस्थल है, बिल्कुल सही है। यह लगभग 10,000 वर्ष पुराना है, जिसका कारण अत्यधिक मानवीय हस्तक्षेप रहा है। यहाँ 40 से 60% क्षेत्र ही कृषि के लिए जो है उपयुक्त होता है। ठीक है, उपयुक्त है कृषि के लिए और शुद्ध बोए क्षेत्र में वृद्धि के कारण चारागाह क्षेत्र के विस्तार पर कुप्रभाव पड़ रहा है। तो बिल्कुल सही है ये। ठीक है, भारत 40 से 60% में कंफ्यूज मत, आप ये मत सोचिएगा कि बिल्कुल होता ही नहीं है, वहाँ पे 5% होता है, ऐसा नहीं है। 40 to 60% जो एरिया है वो कृषि के लिए जो है उपयुक्त है। ठीक है, नेक्स्ट हमारा है भारत का एक विशेष राज्य जो युक्त है इन विशेषताओं से। तो कौन राज्य का नाम बताना है, पहले विशेषताएं देख लेते हैं। यह उसकी अक्षांश पर स्थित, यह उसी अक्षांश पर स्थित है जो उत्तरी राजस्थान से होकर जाता है। ठीक है, इसका 80% से अधिक क्षेत्र वन के अंतर्गत आता है। दूसरा है 12% से अधिक जो वनाच्छादित क्षेत्र इस राज्य के रक्षित क्षेत्र, ठीक है, रक्षित क्षेत्र नेटवर्क के रूप में आते हैं। तो ये आपका अरुणाचल प्रदेश हो जाएगा। ठीक है, अरुणाचल प्रदेश के बारे में बात कर रहे हैं ये लोग। नेक्स्ट हमारा है नॉर्थ ईस्ट राज्यों में उत्तर पूर्व जो 7 बहनों का भाग कौन सा नहीं है? तो देखिए वेस्ट बंगाल 7 बहनों की भाग नहीं है। वेस्ट बंगाल जो है वो 7 सिस्टर्स का पार्ट नहीं है। ठीक है,
ईयर 1953 में जब आंध्र राज्य एक अलग राज्य बन गया, ठीक है, जब आंध्र राज्य एक अलग राज्य बन गया तब उसकी राजधानी थी, तो उसकी राजधानी क्या थी, कुर्नूल थी, ठीक है। जब 1953 में जब आंध्र राज्य एक अलग राज्य बन गया तो उसकी राजधानी क्या थी, कुर्नूल थी। सबसे अधिक जिले कहाँ पे हैं, उत्तर प्रदेश में है, कितने हैं, 75, ठीक है। अब नेक्स्ट हमारा क्या है, सोनभद्र जिले को स्पर्श करता है, तो सोनभद्र जो है 4 राज्यों को स्पर्श करता है। सोनभद्र सबसे ज्यादा सोनभद्र ही करता है 4 राज्यों को, बिहार को करता है, झारखंड को करता है, छत्तीसगढ़ को करता है और मध्य प्रदेश को करता है। 4 दक्षिणी राज्य आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु में से सबसे अधिक भारतीय राज्यों के साथ सीमावर्ती राज्य है, तो ये जो है आंध्र प्रदेश और कर्नाटक, ठीक है। आंध्र प्रदेश और केरल नहीं है, तमिलनाडु नहीं है, लेकिन आंध्र प्रदेश और कर्नाटक जो है आंध्र प्रदेश और कर्नाटक जो है सबसे अधिक भारतीय राज्यों के साथ सीमावर्ती है। तेलंगाना राज्य की सीमा बनाता है, तो तेलंगाना की सीमा कौन बनाएगा, आंध्र प्रदेश बनाएगा ही बनाएगा, कर्नाटक बनाता है, महाराष्ट्र बनाता है और छत्तीसगढ़ बनाता है। तो आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, महाराष्ट्र और छत्तीसगढ़, ठीक है, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, महाराष्ट्र और छत्तीसगढ़। अब नेक्स्ट हमारा मणिपुर राजधानी है। मणिपुर की राजधानी क्या है, तो देखिए मणिपुर की राजधानी इम्फाल है, ठीक है। मणिपुर की राजधानी क्या है, इम्फाल है। गुजरात की राजधानी गांधीनगर है, राजस्थान की राजधानी जयपुर है, अरुणाचल प्रदेश की राजधानी ईटानगर है, भारत के 39वें है ना राज्य तेलंगाना की राजधानी कौन सी है, हैदराबाद है, और मिजोरम की राजधानी जो है आइजोल है। तो आप ये नए वाले मानचित्र से याद रखिएगा, कितने स्टेट्स हैं, कितनी यूटीज हैं, वो आपको ध्यान में होना चाहिए। मिजोरम की राजधानी आइजोल है, ठीक है। मणिपुर की कितनी क्या है, इम्फाल है, मिजोरम की आइजोल है, चंडीगढ़, भुवनेश्वर, बेंगलुरु और गांधीनगर में से सुनियोजित राजधानी नगर नहीं है। तो देखिए ये जो बेंगलुरु है, ठीक है, चंडीगढ़, भुवनेश्वर, बेंगलुरु और गांधीनगर में से सुनियोजित राजधानी कौन सी नहीं है, तो ये बेंगलुरु, ठीक है, बेंगलुरु नहीं है। अब देखिए सही जो है हमारा सुमेल देखेंगे, असम की राजधानी दिसपुर है, नागालैंड की है कोहिमा, नागालैंड की क्या है, कोहिमा है, मेघालय की है शिलोंग, ठीक है। अब देखिए दिल्ली, उत्तर प्रदेश, हरियाणा और मध्य प्रदेश में से वह राज्य जिसका हिस्सा राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में सम्मिलित नहीं है, तो किसका, मध्य प्रदेश का नहीं है। जुलाई 2018 तक पटना जो है जिला बिहार के जिलों से सीमाबद्ध था, ठीक है। तो पटना जो जिला है वो बिहार के कितने, वो 8 जिलों से सीमाबद्ध था, ठीक है, 8 जिलों से सीमाबद्ध था, ठीक है। अब नेक्स्ट हमारा है कि मध्य प्रदेश, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश एवं उत्तर प्रदेश में से वह राज्य जो अधिकतम राज्य सीमाओं को छूता है, ठीक है। तो अधिकतम राज्य सीमाओं को कौन छूता है, उत्तर प्रदेश छूता है, ठीक है। अधिकतम राज्य सीमाओं को कौन छूता है, उत्तर प्रदेश। फिर से देख लेते हैं, देखिए मध्य प्रदेश, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश और उत्तर प्रदेश, वह राज्य जो अधिकतम सीमाओं को छूता है वो आपका है कर्नाटक, ठीक है, वो कर्नाटक है, ठीक है। अब नेक्स्ट हम देखेंगे, जस्ट अ सेकेंड, देखिए नेक्स्ट हमारा है मध्य प्रदेश का वह जिला जो गुजरात और राजस्थान राज्यों की सीमाओं को छूता है, ठीक है। तो गुजरात और राजस्थान की सीमाओं को झबुआ छूता है, झबुआ है जो, ठीक है। अब हम केंद्र शासित प्रदेश को कवर करेंगे। भारत में केंद्र शासित राज्यों की संख्या कितनी है, तो 8 है, ठीक है, 8 है। भारत का सबसे बड़ा संघ राज्य क्या है, दिल्ली है। भारत का सबसे छोटा जो है कौन सा है, वो केंद्र शासित प्रदेश वो लक्षद्वीप है, ठीक है। सबसे बड़ा संघ राज्य क्या है, दिल्ली है, सबसे छोटा लक्षद्वीप है। पुडुचेरी का क्षेत्रफल विभाजित किया जाता है तमिलनाडु में। देखो पुडुचेरी का क्षेत्रफल जो है विभाजित है कहाँ पे, तमिलनाडु में भी है, केरल में भी, आंध्र प्रदेश, 3 जगहों में है, 3 राज्यों में है ये, तमिलनाडु में, ठीक है, केरल में और आंध्र प्रदेश में, तमिलनाडु, केरल एंड आंध्र प्रदेश, ठीक है। त्रिपुरा, दमन एवं दीव, लक्षद्वीप एवं पुडुचेरी में से केंद्र शासित क्षेत्र नहीं है, ठीक है, त्रिपुरा नहीं है, ठीक है, त्रिपुरा नहीं है। दमन, दीव, लक्षद्वीप और पुडुचेरी, ठीक है। केंद्र शासित क्षेत्र कौन सा नहीं है, त्रिपुरा नहीं है। दमन और दीव के बारे में सत्य कथन है, ठीक है। दमन और दीव के बारे में सत्य कथन क्या है, दमन और दीव के बीच खंभात की खाड़ी है, इसकी राजधानी दमन है, ठीक है। दमन दीव के बीच
खंभात की खाड़ी और इसकी राजधानी जो है दमन है। दमन राजधानी है दादर और नागर हवेली तथा दमन और दीव की। ठीक है, दमन राजधानी किसकी? दादर नागर हवेली और दमन और दीव की। भारत के केंद्र शासित प्रदेश, मैं फिर से कहती हूँ एक बार, आप जो है जो इंडिया का जो लेटेस्ट मैप है ना, जो अभी जो है दमन दीव दादर नागर हवेली और जो है लक्षद्वीप और जम्मू कश्मीर, ठीक है ना, सॉरी जम्मू कश्मीर और लद्दाख, ये जो चेंजेस हुए हैं ये सारी चीजें ध्यान में रखिएगा क्योंकि एग्जाम में इंपॉर्टेंट है। भारत के केंद्र शासित प्रदेश हैं दिल्ली, चंडीगढ़, लक्षद्वीप, दादर नागर हवेली, दमन दीव। ठीक है तो इसमें भी देखिए चेंजेस बहुत सारे हैं। अब देखिए हमारी प्रजातियां हैं, प्रजातियां और जनजातियां, या फिर मैं इसको एक अलग जो है आपको उसमें दे दूंगी, आप वो कर लीजिएगा, अदरवाइज आप अपने ही कर लीजिएगा, ये बहुत जो है ज्यादा टफ नहीं है, एग्जाम में आप 5 मिनट में ये चीज कवर कर लेंगे, एग्जाम 2 ही दिन बचा हुआ आपका। प्रजातियां और जनजातियां हम देखते हैं। देखिए ये पीले वर्ड के 3 नेत्र होते हैं, इनके उठे हुए कपोल होते हैं, अस्थि जो है और आपका कपोल और छुटपुट केश होते हैं। ठीक है, केश होते हैं, मध्यम ऊंचाई वाले व्यक्ति होते हैं। तो ये कौन है? ये मंगोलाइड हैं, ये मंगोलाइड की बात कर रहे हैं। उत्तर पूर्वी भारत के पहाड़ी और जंगली क्षेत्र में प्रजाति समूह पाया जाता है, तो ये मंगोलाइड उत्तर पूर्वी भारत में पहाड़ी एवं जंगली क्षेत्रों में प्रजातियां पाई जाती है, मंगोलाइड। ठीक है, अब देखिए प्रोटो ऑस्ट्रेलाइड, जो प्रोटो ऑस्ट्रेलाइड जो लोग हैं वो भारतीय जनजाति है, वो संथाल हैं। ठीक है, संथाल लोग जो है प्रोटो ऑस्ट्रेलाइड जो है प्रजाति से संबंधित है। भारत में जो एकमात्र वन वाब कपि पाया जाता है वो कौन सा है? तो वो असम के श्वेत भौं गिबन है, असम का श्वेत भौं गिबन। ठीक है, भारत में एकमात्र मानवाब, ठीक है, ये मैंने शायद गलत पढ़ दिया था, ध्यान इसको मुझे एक्सक्यूज मी फॉर दिस, आप एक बार ध्यान रखिएगा इसको। भारत में एकमात्र मानवाब कपि पाया जाता है, वो कौन है? वो असम के श्वेत भौं गिबन है। ठीक है, असम के श्वेत भौं गिबन है। राज्य जिसमें जनजाति समुदाय की पहचान नहीं की गई है वो कौन से हैं? जनजाति समुदाय है ही नहीं, ये आपका हरियाणा और पंजाब है। ठीक है, हरियाणा और पंजाब में नहीं की गई है। ठीक है, अब हमें देखिए थारू जो है उत्तराखंड में है। थारू कहाँ पे है? उत्तराखंड में है। भोटिया आपका सिक्किम में है। ठीक है, थारू उत्तराखंड में है, भोटिया सिक्किम में है, मुंडा झारखंड में है और कोल महाराष्ट्र में है। याद रखिएगा थारू कहाँ पे है? थारू लोग जो है मिलते हैं उत्तराखंड में ज्यादा। भोटिया लोग जो है जो सिक्किम में मिलते हैं। भोटिया कहाँ पे? सिक्किम में। मुंडा जो है झारखंड में है, छत्तीसगढ़ मत लगा दीजिएगा, मुंडा जो है झारखंड में। कोल जो है महाराष्ट्र में। कोल कौन? महाराष्ट्र में। ठीक है, वह जनजाति जो दिवाली को शोक के रूप में मनाते हैं वो थारू लोग है। थारू कहाँ पे? उत्तराखंड में। यूपी में भी मिलता है थारू, उत्तराखंड में मेनली है। थारू जो है वो जो है आपका दिवाली को शोक के रूप में मनाते हैं। भोटिया आपके सिक्किम में है, मुंडा जो है झारखंड में है। मुंडा कहाँ पे है? झारखंड में है। और कोल जो है महाराष्ट्र में है। थारू लोग का निवास कहाँ पे है? तो उत्तर प्रदेश। देखिए थारू का निवास देखते हैं, थारू लोगों का निवास जो है उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड एवं बिहार। ठीक है, थारू का निवास जो है उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड एवं बिहार में है। ठीक है, थारू लोगों का निवास जो है उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड और बिहार में। ठीक है, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड और बिहार में। ये हो गया। अभी हमने देखा था थारू जो है मेनली उत्तराखंड में है, लेकिन उत्तर प्रदेश बिहार में भी हैं थारू लोग। ठीक है, जनजाति और राज्य देखते हैं। लिम्बू। ठीक है, लिम्बू कहाँ पे है? सिक्किम। ठीक है, लिम्बू सिक्किम। कार्बी जो है आसाम, कार्बी आंगलांग जिला भी है तो कार्बी आसाम में। डोंगरिया कोंध जो है वो उड़ीसा में, डोंगरिया कोंध जो है वो उड़ीसा में है। और जो है बोंडा, बोंडा भी उड़ीसा में। तो याद रखिएगा डोंगरिया कोंध और बोंडा जो है उड़ीसा में है। ठीक है, कार्बी जो है आसाम में है, लिम्बू जो है आपका सिक्किम में है। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा अबोर, गद्दी, लेपचा, थारू। जनजातियों में से धौलाधर श्रेणी की प्रमुख जनजातियां हैं। कौन कौन सी? अबोर, गद्दी, लेपचा, थारू। ठीक है, अबोर, गद्दी, लेपचा और थारू जनजातियों में से धौलाधर श्रेणी की प्रमुख जनजाति। धौलाधर की बात कर रहे हैं, आपको पता है थारू कौन है, आप हटा दीजिए। ठीक है, लेपचा कहाँ के? हटा दीजिए। ठीक है, अबोर कहाँ के? अबोर, मिरी, मिश्मी, ये सब याद है ना। तो गद्दी जो है आपके वो धौलाधर श्रेणी में पाए जाते हैं। गद्दी जो है लोग हिमाचल प्रदेश के निवास करते हैं, संथाल पूर्वी भारत के हैं, ऋतु प्रवास किया करते हैं। ये इंपॉर्टेंट है। ऋतु प्रवास कौन करता है? ऋतु प्रवास भूटिया लोग करते हैं। ठीक है, ऋतु प्रवास कौन करते हैं? तो ऋतु जो प्रवास है वो भूटिया लोग करते हैं। बोडो जो है कहाँ के हैं? गारो पहाड़ी के हैं। बोडो जो है वो गारो पहाड़ी के हैं। बोडो गारो पहाड़ी के हैं। गारो जनजाति जो है मेघालय, असम और मिजोरम की है। जो गारो जनजाति है वो मेघालय, असम और मिजोरम की। ठीक है, गारो जनजाति कहाँ की? मेघालय, असम और मिजोरम की। ठीक है, तो फिर से देखिए गारो जनजाति जो है वो मेघालय, असम और मिजोरम की है। ठीक है, खासी एवं गारो भाषा बोलने वाली जनसंख्या पाई जाती है ये मेघालय, असम और मिजोरम राज्यों में। ठीक है, मेघालय, असम और मिजोरम राज्यों में। बोडो निवासी इनहेबिटेंट्स हैं कहाँ के? गारो पहाड़ी के।
ठीक है, बोडो निवासी हैं गारो पहाड़ी के। गारो जो जनजाति है वो मेघालय, असम एवं मिजोरम की है। ठीक है, मेघालय, असम और मिजोरम की है। खासी एवं गारो भाषा बोलने वाली कहाँ पाए जाते हैं? तो खासी और गारो मेघालय, असम और मिजोरम में पाए जाते हैं। चेंचू, लेपचा, डफला एवं डाफर। ठीक है, डफला और डाफर दो हैं, अलग अलग याद रखिएगा। चेंचू, लेपचा, डफला, डाफर जनजातियों में से केरल में पाई जाती है। केरल में चेंचू पाई जाती है। ठीक है, केरल में चेंचू पाई जाती है। भारत में सबसे बड़ी, अगर भारत की सबसे बड़ी जनजाति की बात पूछ ली जाए तो ये भील है। ठीक है, भील है। ठीक है, थारू मत लगा दीजिएगा, भील है। टोंडा एक जनजाति जो निवास करते हैं नीलगिरी के पहाड़ियों पे। तो टोंडा कहाँ पे? नीलगिरी के पहाड़ियों पे। संथाल, मुंडा, भील, थारू में से एक जनजाति है जो सरहुल त्योहार मनाती है। ठीक है, तो देखिए सरहुल त्योहार मनाया जाता है मुंडाओं के द्वारा। ठीक है, मुंडा लोग जो है सरहुल त्योहार मनाते हैं। तो ये जो सरहुल त्योहार है वो मुंडा का है। ठीक है, तो मुंडा सरहुल त्योहार मनाते हैं। उत्तराखंड की सबसे बड़ी अनुसूचित जनजाति है थारू। ठीक है, उत्तराखंड की सबसे बड़ी अनुसूचित जनजाति है थारू, लेकिन भारत की सबसे बड़ी जनजाति जो है वो आपकी भील है। ठीक है, अब देखते हैं हम लोग मिजोरम में बस्ती संरूप मुख्यतः कटकों के साथ साथ रेखीय प्रतिरूप का है। ठीक है, मिजोरम जो है, मिजोरम में जो बस्ती संरूप है वो मुख्यतः कटकों के साथ साथ रेखीय प्रतिरूप का है, क्योंकि घाटियां कटकों की अपेक्षा ठंडी हैं। जो घाटियां हैं वो कटक की अपेक्षा ठंडी हैं। ठीक है, अब सही सुमेल कौन सा है बताना। भोटिया जो है उत्तर प्रदेश उत्तराखंड। भोटिया कहाँ पे? उत्तर प्रदेश उत्तराखंड। खासी जो है मेघालय में। खासी कहाँ पे? मेघालय में। संथाल जो है झारखंड में और टोडा जो है तमिलनाडु में। बिहू जो है कहाँ का है? ये असम का है। ओणम जो है केरल के लिए है। पोंगल जो है ये आपके जो फेस्टिवल्स होते हैं। बिहू कहाँ का है? असम का। ओणम जो है केरल का। ओणम कहाँ का? केरल का। पोंगल जो है वो तमिलनाडु का। पोंगल जो है तमिलनाडु। और बैसाखी जो है पंजाब का। ठीक है, बैसाखी पंजाब। अब देखिए राज्य है और भाषा है उनकी। ठीक है, गोवा की कोंकणी है। गोवा की कौन सी है? कोंकणी। मेघालय की है खासी। गोवा की क्या है? कोंकणी। मेघालय की है खासी और सिक्किम की है लेप्चा। गोवा की कोंकणी। गोवा की कौन सी? कोंकणी। मेघालय की है खासी। मेघालय की क्या है? खासी और सिक्किम की है लेप्चा। याद रखिएगा, सिक्किम में लोग लेप्चा लैंग्वेज बोलते हैं, मेघालय में लोग खासी लैंग्वेज बोलते हैं और गोवा में कोंकणी बोलते हैं। ठीक है, अब देखिए अंगामी। ठीक है, अंगामी कहाँ से रिलेटेड है? नागालैंड से है लोग। अंगामी कहाँ से है? नागालैंड की जनजाति है अंगामी। ठीक है, आपातानी। ठीक है, आपातानी ये जो है अरुणाचल प्रदेश के हैं। आपातानी लोग अरुणाचल प्रदेश के हैं। भोटिया की अगर बात करें तो उत्तर प्रदेश उत्तराखंड। ठीक है, भोटिया लोग जो है उत्तर प्रदेश के उत्तराखंड के हैं। गोंड मध्य प्रदेश के। ठीक है, गोंड मध्य प्रदेश के। अभी हमने जस्ट देखा था कि जो भारत में यहाँ पे देखिए इसको, देखिए ऋतु प्रवास कौन करते हैं? भोटिया। याद रखिएगा, भोटिया यूपी और जो है उत्तराखंड के हैं। ठीक है, गारो और खासी और गारो भाषा बोलने वाली कहाँ पे बोलते हैं? खासी और गारो बोलते हैं मेघालय में, असम में, मिजोरम में। ठीक है, अब देखिए भारत की सबसे बड़ी जाति जो है वो भील है। भारत की सबसे बड़ी जाति जो है भील है। और अगर हम उत्तराखंड की बात करें तो वो जो है आपका उत्तराखंड में जो है थारू है। ठीक है, भारत की भील है, याद रखिएगा। अब देखिए टोडा जो है वो तमिलनाडु में पाए जाते हैं। लेप्चा सिक्किम में। बीरहोर झारखंड में। छत्तीसगढ़ झारखंड में डिफरेंस जो है समझिएगा। बीरहोर जो है वो झारखंड में पाए जाते हैं, छत्तीसगढ़ में नहीं। गारो जो है वो मेघालय में। गारो कहाँ पे? मेघालय में। अब सहरिया जो जनजाति है के लोग हाल वर्ष में चर्चा में थे, ये कहाँ पे? सहरिया जनजाति के लोग राजस्थान में है। ठीक है, राजस्थान में। सुमेल करना है हमें। जब ये जनजाति और निवास स्थान है जौनसारी जो है उत्तराखंड। जौनसारी कहाँ के लिए? उत्तराखंड। जौनसारी उत्तराखंड। भील मध्य प्रदेश। जौनसारी कहाँ की? उत्तराखंड की। जौनसारी उत्तराखंड की और भील जो है ये एमपी की है। ठीक है, भारत में जो भील है, भारत में जनजातियों के निर्धारण का आधार क्या है? सांस्कृतिक विशेषीकरण और विभिन्न जो इनके जो आवास स्थान है। ठीक है ना, सांस्कृतिक रूप से कैसे जो है ये क्या है? डिफ्रेंशिएटेड है एक दूसरे से। अब हमें क्या करना है? सुमेल करना है। देखिए पहाड़ी जो है कोरबा वो कहाँ पे है? जशपुर में। कोरबा पहाड़ी जशपुर में है। बैगा जो है मांडला में। ऐसे हालत से थोड़ा सा आपके लिए प्रॉब्लम क्रिएट हो जाता है। कोरबा पहाड़ी जो है जशपुर में है। बैगा जो है वो मांडला है। बैगा क्या है? मांडला है। मारिया जो है वो पाताल कोट में छिंदवाड़ा में। मारिया पाताल कोट छिंदवाड़ा में। और सहरिया जो है वो ग्वालियर में है। ठीक है, सहरिया जो है वो ग्वालियर में है। ठीक है,
अब नेक्स्ट हमारा सुमेल करना है। मोपला जो है केरल में होते हैं, मोपला फेमस भी है, बहुत न्यूज़ में है मोपला, ठीक है। जो अपने जमींदार जो थे, हिंदू जमींदार और मुस्लिम लैंड जो हमारे पीजेंस थे, और साथ में जो है ब्रिटिश गवर्नमेंट के अगेंस्ट उन्होंने लड़ाई की थी। तो ये देख लीजिएगा मोपला के बारे में। मोपला जो है केरल में है, मुरिया जो है वो छत्तीसगढ़ में है। मुरिया कौन से है? छत्तीसगढ़ में है। टोडा तमिलनाडु में, मुंडा आपका झारखंड में। अब देखिए भारत में चंपा समुदाय के संदर्भ में सही कथन कौन सा है? वे अच्छे किस्म का ऊन देने वाली पश्मीना बकरों बकरियों को पालते हैं और उन्होंने अनुसूचित जनजातियों की श्रेणी में उन्हें रखा गया है। तो चंपा जो है, सही बात है, ये पश्मीना बकरियों को पालते हैं और उन्हें अनुसूचित जनजातियों की श्रेणी में रखा गया है। निवास स्थान के इस पे हमें मिलान करना। देखिए बुक्सा जो है पौड़ी गढ़वाल, ठीक है। बुक्सा कहाँ पे? पौड़ी गढ़वाल में, ठीक है। कोल जो है जबलपुर। बुक्सा कहाँ के? पौड़ी गढ़वाल के। बुक्सा लोग पौड़ी गढ़वाल के हैं। कोल जो है जबलपुर के, मुंडा छोटा नागपुर के, और कोरबा जो है छत्तीसगढ़ के, ठीक है। कोरबा जो है छत्तीसगढ़ के, ठीक है। हाँ, तो जो बुक्सा जो है वो पौड़ी गढ़वाल के, फिर से देख लीजिए, बुक्सा पौड़ी गढ़वाल के, कोल जो है जबलपुर, मुंडा छोटा नागपुर, और कोरबा जो है छत्तीसगढ़। कोल का आपको याद रखना जबलपुर, कोल जबलपुर, बुक्सा पौड़ी गढ़वाल, मुंडा छोटा नागपुर, कोरबा छत्तीसगढ़। अब नेक्स्ट हमारा फिर से क्या है, हमें जो है मैच कराना है। असम जो है मिरी, असम में जो है राज्य और उनके जनजाति। असम में कौन सी जनजाति? मिरी। नागालैंड में कोन्यक, नागालैंड में कौन सा? कोन्यक। असम में मिरी। अरुणाचल प्रदेश में अपतानी या अपतानी बोलते हैं इनको, अरुणाचल प्रदेश में अपतानी। और फिर आंध्र प्रदेश में लंबाडा, ठीक है। आंध्र प्रदेश में कौन से? लंबाडा, ठीक है। आंध्र प्रदेश में लंबाडा। अब देखिए जुलू जनजाति जो है कहाँ पे निवास करती है? वो जो है आपके साउथ अफ्रीका में। जुलू जनजाति कहाँ पे? साउथ अफ्रीका में करती है। अब जो वर्ड का है, अभी वर्ड वाला भी हम देखेंगे, पहले हम इंडिया को कवर करेंगे फिर हम वर्ड को स्टार्ट करेंगे, ठीक है। देखिए छिंदवाड़ा जो है, छिंदवाड़ा भारिया, ठीक है। छिंदवाड़ा भारिया, मंडला, गोंड, झबुआ, भील, शिवपुरी, सहरिया, ठीक है। तो शिवपुरी जो है वो सहरिया, झबुआ जो है वो भील, ठीक है। झबुआ भील, मंडला जो है गोंड, और आपका छिंदवाड़ा जो है वो भरिया। ये एमपी के लिए इंपॉर्टेंट है। लोहासुर को अपना देवता मानती है कौन सी? अगरिया जनजाति, ठीक है। तो लोहासुर को अपना देवता मानती है अगरिया जो जनजाति होती है, ठीक है। शोम्पेन जनजाति कहाँ पाई जाती है? शोम्पेन जो है आपका निकोबार द्वीप समूह में, ठीक है। कहाँ पे? शोम्पेन जो है वो निकोबार आइलैंड में पाई जाती है, ठीक है। शोम्पेन निकोबार आइलैंड में। केंद्र शासित प्रदेशों में से औंज जनजाति के लोग रहते हैं। तो एक्सक्यूज मी, अभी जो है बहुत देर तक जो है बोलते बोलते थोड़ी सी गले में प्रॉब्लम होने लगती है, तो प्लीज़ एक्सक्यूज मी फॉर दैट। मैं वीडियो की एडिटिंग इतना टाइम नहीं मिल पाता, तो वो हो नहीं पाता है, तो थोड़ी बहुत आप इसको मैनेज कर लीजिएगा। केंद्र शासित प्रदेशों में से औंज जनजाति के लोग कहाँ रहते हैं? ठीक है, तो औंज जनजाति के लोग कहाँ पे रहते हैं? औंज जनजाति के लोग जो है अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में, ठीक है। अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में औंज जनजाति के लोग रहते हैं, ठीक है। तो केंद्र शासित प्रदेशों में औंज जनजाति के लोग रहते हैं अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में, ठीक है। याद रखिएगा, अंडमान निकोबार में औंज जनजाति के लोग रहते हैं, इंपॉर्टेंट है। शोम्पेन कहाँ पे पाए जाते हैं? निकोबार द्वीप समूह में, ठीक है। शोम्पेन जो है वो निकोबार में, ठीक है। और लोहासुर को अगरिया लोग अपना जो है अगरिया जनजाति लोहासुर को अपना देवता मानते हैं। जारवा जनजाति के लोग कहाँ पाए जाते हैं? अंडमान और निकोबार में, ठीक है। भारत में सर्वाधिक आद्य जनजाति कौन सी है? जारवा, सबसे पुरानी। जारवा को लेकर बहुत डिस्प्यूट भी था, तो जारवा जनजाति सबसे पुरानी है भारत में। और मंगानियार, मंगानियार नाम से जाना जाने वाला समुदाय जो है पश्चिमोत्तर भारत की अपनी संगीत परंपरा के लिए विख्यात है, ठीक है। तो मंगानियार जो है संगीत परंपरा के लिए विख्यात है। झूमिंग कौन करता है? खासी जनजाति के लोग, ठीक है। झूमिंग करते हैं खासी जनजाति के लोग। कुडुक बोली जाती है उराव जनजाति के लोगों द्वारा। कुडुक कौन बोलते हैं? उराव जनजाति के लोग, ठीक है। तो कुडुक उराव के लोग बोलते हैं। महाराष्ट्र, केरल, त्रिपुरा, छत्तीसगढ़ राज्यों में किस जिले में हलाम नोटिया जनजाति मुख्य रूप से पाए जाते हैं? तो देखिए त्रिपुरा में पाए जाते हैं, ठीक है। तो फिर से देखिए महाराष्ट्र, केरल, त्रिपुरा, छत्तीसगढ़, कौन सा है? महाराष्ट्र, केरल, त्रिपुरा, छत्तीसगढ़ राज्यों में किस राज्य में हलाम नोटिया जनजाति मुख्य रूप से? तो देखिए त्रिपुरा में। याद रखिएगा कि जो हलाम और नोटिया, ठीक है, हलाम और नोटिया कहाँ पे मिलते हैं? मुख्य रूप से त्रिपुरा में, ठीक है। हलाम और नोटिया त्रिपुरा में। अब हमारा नेक्स्ट है भाषाएं, ठीक है। भाषाओं को देखते हैं। भारतीय महाद्वीप में बोली जाने वाली भाषाओं में बोलने वाली सर्वाधिक संख्या का आधार पर हिंदी के बाद नंबर आता है, ठीक है। तो भारतीय उपमहाद्वीप में हिंदी बोली जाती है सबसे ज़्यादा। उसके बाद फिर कौन सी भाषा है? तो वो है बांग्ला भाषा। ऑस्ट्रिक भाषा किसकी है? तो ऑस्ट्रिक भाषा है खासी लोगों की, ठीक है। ऑस्ट्रिक भाषा खासी लोगों की है, ठीक है। ऑस्ट्रिक भाषा किसकी है? खासी लोगों की है, ठीक है।
भारत का सबसे बड़ा जो भाषाई समूह है वो इंडो आर्यन है। कौन सा है? इंडो आर्यन है। ठीक है, भारत का सबसे बड़ा भाषाई समूह जो है वो है इंडो आर्यन। ठीक है, अब मानचित्र है, हमें देखना है और हमें बताना है ABCD द्वारा मुख्य बोली जाने वाली बोलियां जो है कौन सी हैं। तो देखिए, ए जो है आपका वो ब्रजभाषी मथुरा वाला एरिया यहीं पे है। ठीक है, ए ब्रजभाषी है। यहाँ पे अवधी बोलते हैं। ठीक है, अवध का एरिया है। ठीक है, इसके बाद ये जो आपका है ये जो है पीछे जो आपका पूर्वी जो है उत्तर प्रदेश पड़ जाता है ये। ठीक है, तो यहाँ पे भोजपुरी बोलते हैं और इधर जो है बिल्कुल जो बिहार से सटा हुआ एरिया है वहाँ पे मैथिली बोलते हैं। ठीक है, तो ये है आपका 2014 में प्राच्य भाषा का दर्जा दिया गया। तो ये उड़ीसा को प्राच्य भाषा का दर्जा 2014 में उड़ीसा को दिया गया। अब अपवाह तंत्र की बात करेंगे। अपवाह तंत्र, ठीक है, गंगा क्या है? गंगा एक पूर्ववर्ती अपवाह तंत्र है। गंगा क्या है? एक पूर्ववर्ती अपवाह तंत्र है गंगा। बांग्लादेश में गंगा को पुकारा किस नाम से जाता है? तो इसको गंगा जी को पद्मा बोलते हैं वहाँ पे। ठीक है, गंगा नदी को पद्मा के नाम से बुलाया जाता है। सुंदरबन डेल्टा का निर्माण करने वाली नदियाँ कौन सी है? तो देखिए, गंगा और ब्रह्मपुत्र सुंदरबन डेल्टा का निर्माण करती हैं। गंगा एक बहुत ही प्रदूषित नदी है। जो नदी जितनी पवित्र होती है उतनी ही अधिक प्रदूषित होती है। ठीक है, तो ए सही है लेकिन आर गलत है। ठीक है, अब ये इस बेस पे कह दिया इन लोगों ने कि ये वहाँ पे जो धार्मिक चीजें होती ज्यादा होती हैं तो वो चीज उतनी गंदी होती है, लेकिन ऐसा भी बहुत जरूरी नहीं है कि जो नदी जो है बहुत ही ज्यादा पवित्र होगी वो गंदी होगी, तो ये चीज नहीं होती है। तो ए सही है लेकिन आर गलत है। गंगा की जलोढ़ मिट्टी की गहराई भूमि सतह से नीचे लगभग 6000 मीटर तक होती है। गंगा की जलोढ़ मिट्टी की जो मृदा की गहराई है वो 6000 मीटर तक है। सोचिए कितना अंदर है। ठीक है, अब जो है देवप्रयाग अलकनंदा और भागीरथी के संगम पर स्थित है। देवप्रयाग जो है, देवप्रयाग किसमें? अलकनंदा और भागीरथी। ठीक है, अलकनंदा और भागीरथी के बीच में देवप्रयाग है। ठीक है, अलकनंदा और भागीरथी के बीच में देवप्रयाग नदी के संगम पर है। रुद्रप्रयाग जो है, रुद्रप्रयाग वो अलकनंदा और मंदाकिनी। ठीक है, रुद्रप्रयाग अलकनंदा और मंदाकिनी के संगम पर है। अलकनंदा नदी बद्रीनाथ में बहती है। ठीक है, अब हमें क्या करना है? सुमेल करना है। ठीक है, रुद्रप्रयाग जो है अलकनंदा और मंदाकिनी। ठीक है, रुद्रप्रयाग अलकनंदा और मंदाकिनी। नंदप्रयाग जो है अलकनंदा और नंदाकिनी। ठीक है, कर्णप्रयाग अलकनंदा और पिंडर। ठीक है, कर्णप्रयाग मैच करने के लिए आ सकता है। कर्णप्रयाग जो है अलकनंदा और पिंडर के बीच में है। देवप्रयाग जो है अलकनंदा और भागीरथी। ठीक है, अलकनंदा और भागीरथी के बीच में देवप्रयाग है। कर्णप्रयाग अलकनंदा और पिंडर के बीच में है। नंदप्रयाग अलकनंदा और नंदाकिनी के बीच में है। और रुद्रप्रयाग की बात करें तो अलकनंदा और मंदाकिनी। ठीक है, अलकनंदा और मंदाकिनी। ठीक है, अलकनंदा तथा भागीरथी के बीच में देवप्रयाग आता है। अलकनंदा नदी का जल प्रवाह अथवा मुख्य नदी संबंधित है अलकनंदा से। सॉरी, ये इसमें है मंदाकिनी नदी का जल प्रवाह अथवा मुख्य नदी संबंधित है अलकनंदा से। केदारनाथ के रुद्रप्रयाग के मध्य बहती है मंदाकिनी नदी। केदारनाथ के रुद्रप्रयाग के मध्य बहती है मंदाकिनी नदी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है वह नदी का तट जिस पर बद्रीनाथ का प्रसिद्ध मंदिर है, तो वो है अलकनंदा। ठीक है, बद्रीनाथ का जो प्रसिद्ध मंदिर है वो अलकनंदा के तट पे है। अलकनंदा, ठीक है, अलकनंदा के तट पे बद्रीनाथ का प्रसिद्ध। केदारनाथ की बात करें, केदारनाथ से रुद्रप्रयाग के मध्य बहती है मंदाकिनी नदी। केदारनाथ से रुद्रप्रयाग के बाद मंदाकिनी नदी, लेकिन बद्रीनाथ जो है अलकनंदा के जो है तट पर है। भारत की सबसे बड़ी वाह नदी कौन सी है? वो गंगा है। ठीक है, भारत की सबसे बड़ी वाहिनी जो नदी है वो गंगा है। भागीरथी निकलती है गोमुख से। ठीक है, भागीरथी कहाँ से निकलती है? गोमुख से। नेक्स्ट हमारा है गंगा नदी का एकमात्र सहायक नदी जिसका उद्गम मैदान में ही है। तो ठीक है, तो गंगा नदी की एकमात्र ऐसी सहायक नदी जिसका उद्गम मैदान में है वो है गोमती नदी। कौन सी नदी? गोमती नदी। अब देखिए, कथन और कारण है। दिल्ली और आगरा के मध्य वर्ष के अधिकांश समय में यमुना नदी मृत हो जाती है। तो यमुना नदी मृत हो जाती है। यमुना सतत वाहिनी नदी है, तो जो है ये बिल्कुल सही है, मृत हो जाती है और सतत वाहिनी तो नहीं है यमुना। ठीक है, बेतवा, चंबल, केन, रामगंगा नदियों में यमुना की सहायक नदी नहीं है। तो देखिए, यमुना की सहायक नदी कौन सी नहीं है? तो रामगंगा नहीं है, ये गंगा की सहायक नदी है। बाकी बेतवा, चंबल और केन जो है वो यमुना की सहायक नदी है। बेतवा, चंबल और केन यमुना की सहायक नदी है। ठीक है, बेतवा, चंबल और केन यमुना की सहायक नदी है। अब यमुना का अगर उद्गम स्रोत देखें, यमुना का उद्गम स्रोत देखें तो यमुना का उद्गम स्रोत कहाँ पे है? तो यमुना का जो उद्गम स्रोत है वो आपका है बंदर पुच्छ चोटी से। ठीक है, बंदर पुच्छ चोटी से, याद रखिएगा, यमुना का जो उद्गम स्रोत है वो बंदर पुच्छ चोटी से है। ठीक है, एकमात्र नदी गंगा की जो मैदान से निकलती है वो गोमती है। भागीरथी कहाँ से निकलती है? गोमुख से निकलती है भागीरथी। ठीक है, यमुना का उद्गम जो है स्थल है वो है बंदर पुच्छ चोटी। बेतवा नदी मिलती है किससे? यमुना से।
बेतवा नदी मिलती है यमुना से। गंगा की वह सहायक नदी जो उत्तर वाहिनी है सोन, ठीक है, यह उत्तर वाहिनी है। सोन जो है उत्तर वाहिनी, गंगा नदी में बाएं से नहीं मिलती, तो सोन जो है वो बाएं से नहीं मिलती। यमुना और सोन के मध्य जल द्विविभाजक का कार्य करने वाली श्रेणी है कैमूर, ठीक है। यमुना और सोन के बीच में जल द्विविभाजक का कार्य करने वाली जो श्रेणी है वो कैमूर श्रेणी है। महानंदा, सोन, राम गंगा और गंडक में से सर्वाधिक जल ग्रहण वाली नदी है, वो कौन सी है? सोन है, ठीक है। कौन सी? महानंदा, सोन, रामगंगा। महानंदा, सोन और रामगंगा एवं गंडक में से सर्वाधिक जल ग्रहण वाली है वो सोन, ठीक है। तो ये हमने गंगा का देखा। अब हम देखेंगे ब्रह्मपुत्र नदी का तंत्र, ठीक है। तो ये हम नेक्स्ट वीडियो में स्टार्ट करेंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। थैंक यू।